के यूट्यूब चैनल। दोस्तों जैसे कि आपको पता है यूपी ट्रिपल एससी पैट में केवल 2 दिन बचे हैं, ठीक है, यानी कि 28 और 29 अक्टूबर को यूपी ट्रिपल एससी पैट का पेपर होने वाला है, ठीक है आपका। दोस्तों आज की इस वीडियो में बिल्कुल दोस्तों 28 और 29 अक्टूबर को जो क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में हम उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूँ दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपको यहाँ से दोस्तों भर भर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है, 28 और 29 अक्टूबर को। चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज का दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। पहला क्वेश्चन दोस्तों आज का हमारा, आर्यों की वर्ण व्यवस्था का आधार निम्नलिखित में से क्या था। तो दोस्तों आर्यों की वर्ण व्यवस्था का आधार था पेशा, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है आज का हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित किया था दोस्तों। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटस को पराजित किया था, ठीक है, और सेल्यूकस निकेटस कौन था दोस्तों, तो वो एक ग्रीक था, ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना भी करी थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसको हराकर करी थी, तो धनानंद को हराकर करी थी, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं सेल्यूकस निकेटस की दोस्तों। तो सेल्यूकस निकेटस का एक राजदूत था, उसका नाम था मेगास्थनीज, ठीक है। मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में, ठीक है, मेगास्थनीज को भेजा था। किसने भेजा था, सेल्यूकस निकेटस ने, ठीक है, सेल्यूकस निकेटस ने अपने राजदूत, ठीक है, क्या नाम था उसका, मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में भेजा था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आज का हमारा, वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा था दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा था 1498 ईस्वी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों वास्को डी गामा ने ही भारत की खोज करी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4 आज का हमारा, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म कब हुआ था दोस्तों। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म हुआ था 1885 को, ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस इसकी स्थापना किसने करी थी, तो इसकी स्थापना एओ हयूम ने इसकी स्थापना करी थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस इसका पहला अधिवेशन कहां पर हुआ था, तो इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में इसका, ठीक है, पहला अधिवेशन हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस दोस्तों, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 आज का हमारा, दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपके टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन सजा रखे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वह गवर्नर जनरल जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधियों से मिला था जिसने उन्हें एक पार्टी दी थी, क्या नाम था दोस्तों उसका, तो उसका नाम था लॉर्ड डफरिन, ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं लॉर्ड रिपन की। तो दोस्तों लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन के जनक माने जाते हैं लॉर्ड रिपन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो दोस्तों भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो दोस्तों बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आज का हमारा, बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। दोस्तों मैं आपको ये क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि दोस्तों यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, दोस्तों यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे दोस्तों। तो बाल गंगाधर तिलक दोस्तों दादाभाई नौरोजी को अपना राजनीतिक गुरु कहते थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं महात्मा गांधी की दोस्तों। तो महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं स्वामी विवेकानंद की दोस्तों। तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों स्वामी विवेकानंद इनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के, ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस के, ठीक है, इनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। और दोस्तों कौन सी तारीख को मनाया जाता है, तो ये 12 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 आज का हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 आज का हमारा, केसरी था दोस्तों। केसरी क्या था, तो केसरी जो था एक मराठी समाचार पत्र था, ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं, ठीक है, केसरी इसका समाचार पत्र, मतलब केसरी समाचार पत्र था, इसकी स्थापना किसने करी दोस्तों, तो इसकी स्थापना 4 जनवरी 1881 को बाल गंगाधर तिलक ने चलाया था, ठीक है। केसरी जो मराठी समाज, मतलब मराठी जो समाचार पत्र था, इसको किसने चलाया था, तो इसको दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने चलाया था, ठीक है, और कब चलाया था, तो ये 4 जनवरी 1881 को चलाया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है आज का हमारा, मुस्लिम लीग की स्थापना
किस वर्ष हुई थी दोस्तों? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1900, ठीक है, 8 में का हो जाएगा हमारा, 1906 को हुई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, तारीख कौन सी थी? तो वो था 30 दिसंबर, ठीक है, 30 दिसंबर 1906 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 आज का हमारा। आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए, ठीक है, महात्मा गांधी ने किस सिद्धांत यानी कि उपाय का उपयोग किया था दोस्तों? तो इन्होंने किसका उपयोग किया था दोस्तों? तो इन्होंने, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा 9 में हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर चौथा, ठीक है, ठीक है, न्यासिकता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर चौथा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आज का हमारा। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष से आरंभ किया था दोस्तों? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत 1917 से करी थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों पहला आंदोलन कौन सा था इनका? तो वो था चंपारण आंदोलन, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। और दोस्तों गांधी जी द्वारा चला गया पहला, ठीक है, पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह, और कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं गांधी जी द्वारा चलाए गए और आंदोलन की दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं असहयोग आंदोलन की दोस्तों। तो असहयोग आंदोलन 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन की दोस्तों। तो सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन ये चला था 1930 में, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 आज का हमारा। निम्नलिखित में से कौन रेखा, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन रेखा समानांतर है दोस्तों? तो ये है दोस्तों, कौन सी रेखाएं समानांतर? तो ये अक्षांश रेखाएं, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, कुल अक्षांश रेखाओं की बात की जाए तो पृथ्वी पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं? तो पृथ्वी पर कुल 181 अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देशांतर की बात करते हैं दोस्तों, तो पृथ्वी पर कुल 360, ठीक है, 360 देशांतर रेखाएं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 आज का हमारा। नाथुला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो नाथुला दर्रा दोस्तों सिक्किम में स्थित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना है, ठीक है। इसके अलावा से बात करते हैं नाथुला दर्रा, ठीक है, कहाँ पर है? ये सिक्किम में है। इसके अलावा दोस्तों सिक्किम में और कौन सा दर्रा है? तो सिक्किम में एक जेलेपला दर्रा भी है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है, एक तो नाथुला दर्रा और दूसरा है जेलेपला दर्रा, ठीक है। इसके अलावा उत्तराखंड की बात करते हैं दोस्तों, तो उत्तराखंड में कौन सा दर्रा है? तो उत्तराखंड में दोस्तों अंटाधुरा, ठीक है, ध्यान रखना, अंटाधुरा दर्रा कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की बात करते हैं दोस्तों, तो जम्मू कश्मीर में रोहतांग दर्रा और, ठीक है, ये कौन सा दर्रा दोस्तों? बनिहाल दर्रा, ठीक है, जम्मू कश्मीर में बनिहाल दर्रा है और एक है पीर पंजाल दर्रा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। रोहतांग दर्रा कहाँ पर है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में रोहतांग दर्रा नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, रोहतांग दर्रा और एक सिपकला दर्रा, इतना आपको ध्यान रखना, ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 आज का हमारा। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से शुरू नहीं होती है दोस्तों? तो ये कौन सी नदी शुरू नहीं होती है दोस्तों? तो ये महानदी शुरू नहीं होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा दोस्तों, महानदी कहाँ से निकलती है ये? तो दोस्तों महानदी सिहावा पहाड़ी से निकलती है, ठीक है, और सिहावा पहाड़ी कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा गोदावरी की बात करते हैं, तो गोदावरी कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो गोदावरी जो निकलती है ना, महाराष्ट्र में त्रियंबक पहाड़ी से, पहाड़ी है वहाँ से निकलती है गोदावरी नदी, ठीक है, यानी कि महाराष्ट्र में स्थित त्रियंबक पहाड़ी से निकलती है गोदावरी नदी, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। कृष्णा नदी की बात करते हैं दोस्तों, तो कृष्णा नदी निकलती है महाबलेश्वर महाराष्ट्र से, कृष्णा नदी निकलती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कावेरी नदी की बात करते हैं दोस्तों, तो कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो ये बहमगिरी की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है, कावेरी नदी, तो इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 आज का हमारा। प्रायद्वीपीय भारत में द्वितीय बृहत्तम वैसीन कौन है दोस्तों? यानी कि ये पूछा गया है इसमें, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है दोस्तों? तो दूसरी सबसे बड़ी नदी है कृष्णा नदी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, दूसरी जो है, ठीक है, वो है कृष्णा नदी। तो पहली कौन सी है दोस्तों? तो पहली है गोदावरी नदी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है, और दूसरी सबसे लंबी नदी है कृष्णा नदी, ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। इसके अलावा बात करते हैं हम कृष्णा नदी, मैंने आपको बता दिया, ठीक है, महाबलेश्वर से निकलती है। इसके अलावा गोदावरी नदी की बात करते हैं दोस्तों, तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र त्रियंबक पहाड़ से निकलती है गोदावरी नदी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा नर्मदा नदी की बात करते हैं दोस्तों, तो नर्मदा नदी अमरकंटक, ठीक है, अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं कावेरी नदी की दोस्तों, तो कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो कावेरी नदी बहमगिरी की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 आज का हमारा।
संसार में भारत पहले स्थान पर है, ठीक है, किसमें दोस्तों, तो ये माइका के उत्पादन में, ठीक है, भारत पहले स्थान पर। ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं निकल। दोस्तों निकल, ठीक है, निकल के उत्पादन में कौन सबसे पहले स्थान पर है, तो इंडोनेशिया है और दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया और दूसरे स्थान पर, ठीक है, इंडोनेशिया। इसके अलावा बात करते हैं यूरेनियम की दोस्तों, तो यूरेनियम के उत्पादन में कौन सा देश पहले नंबर पर है, तो पहले नंबर पर कजाकिस्तान, दूसरे पर कनाडा और तीसरे पर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 आज का हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। 16 क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों, मूल्य वर्धित का अर्थ किसके मूल्य से है दोस्तों, तो मूल्य वर्धित का अर्थ दोस्तों इसमें हो जाएगा हमारा, ठीक है, माल और सेवाओं एवं मध्यवर्ती माल और सेवाओं की लागत का अंतर, ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था मूल्य वर्धित का अर्थ किसके मूल्य से है, तो मूल्य वर्धित का अर्थ है माल और सेवाओं एवं मध्यवर्ती माल और सेवाओं की लागत का अंतर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 आज का हमारा, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष तक चली थी, ठीक है, तो ये तो दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष तक चली थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा इसमें, सॉरी ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों कब से कब तक चली थी, तो दोस्तों ये चली थी हमारी 1974 से 1978 तक, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों मैं आपको जितनी भी पंचवर्षीय योजना थी उनकी ठीक है तारीख बताता हूँ कब से कब तक चली थी। तो दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चली थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों पहली जो पंचवर्षीय योजना थी ये हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं हम तीसरी पंचवर्षीय योजना, ये 1961 से 1966 तक चली थी, ठीक है, और चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक चली थी। इसके अलावा पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक चली, ठीक है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। इसके अलावा बात करते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना में ही गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया था, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक चली थी। इसके अलावा दोस्तों सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक चली थी, ठीक है। इसके अलावा जो आठवीं थी वो 1992 से 1997 तक चली थी। इसके अलावा नौवीं जो थी 1997 से 2002 तक चली थी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों 10वीं जो थी वो 2002 से 2007 तक चली थी, ठीक है। इसके अलावा जो 11वीं थी वो 2007 से 2012 तक चली थी। इसके अलावा 12वीं जो थी वो 2012 से 2017 तक चली, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ठीक है, जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी केवल 4 साल तक चली थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 आज का हमारा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खालिस्तान योजना प्रारंभ की गई थी दोस्तों। तो ये कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी, तो ये दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ सुकन्या समृद्धि खाता योजना भी चालू की गई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों ये योजनाएं कब चलाई गई थी, तो ये योजनाएं दोस्तों 2015 में चलाई गई थी, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 आज का हमारा, यदि चालू खाता पर सरकारी खर्च सरकारी राजस्व से अधिक हो तो क्या स्थिति होगी दोस्तों, तो वहां पर दोस्तों क्या होगा, वहां पर घाटा बजट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। मैं आपको जैसे क्वेश्चन करा रहा हूँ बिल्कुल दोस्तों आपको हूबहू ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों मेरी बात को पूरा ध्यान से सुनना और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 आज का हमारा, सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल बैंक के परिणात्मक, ठीक है, परिणात्मक उधार नियंत्रण उपाय में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है दोस्तों, तो क्या शामिल नहीं है दोस्तों इसमें, तो 20 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, ठीक है, नैतिक दबाव शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर चौथा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 आज का हमारा, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से संबंधित है, ठीक है। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक मिलती है दोस्तों, किसमें मिलती है, तो ये प्रस्तावना में मिलती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अच्छा दोस्तों जो प्रस्तावना है उसका दोस्तों मतलब इसको प्रस्तावना को, ठीक है, संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अच्छा दोस्तों मूल अधिकार जो हमारे ये मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। और दोस्तों मूल अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों जो भारत के मतलब संविधान के नीति निर्देशक तत्व हैं दोस्तों ये जो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 आज का हमारा, भारत में निर्वाचन आयोग किसके लिए चुनाव करता है दोस्तों, तो भारत में जो निर्वाचन आयोग है दोस्तों ये कराता है संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति के पद के लिए एवं उपराष्ट्रपति के पद के लिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आज का हमारा 23 है,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लागू होता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति शासन दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत लगता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, जो भारत का संविधान है यानी कि भारतीय संविधान में 3 तरह के आपातकालीन उपबंध हैं। ठीक है, कौन कौन से दोस्तों? तो एक है राष्ट्रीय आपात, दूसरा राष्ट्रपति शासन और तीसरा है वित्तीय आपात। ठीक है, अच्छा दोस्तों, राष्ट्रीय आपात ये किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय आपात जो है ये अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रपति शासन ये अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। इसके अलावा जो वित्तीय आपात है ये 360 के तहत लगाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, पहली बार किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? तो पहली बार पंजाब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 आज का हमारा। भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? दोस्तों मैंने आपको कई बार क्वेश्चन करा दिया ये, तो ये करा था अनुच्छेद 85। ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 85 जो है ये राष्ट्रपति जो है लोकसभा का विघटन कर सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 85 के तहत, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना आवश्यक है। ठीक है, इसके अलावा से बात करते हैं हम लोकसभा को निम्न सदन या फिर निचला सदन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 आज का हमारा। अभिव्यक्ति ग्राम सभा सही रूप से निरूपित करती है दोस्तों। तो अभिव्यक्ति दोस्तों ग्राम सभा सही रूप से निरूपित कौन सा ऑप्शन करता है? तो ये करता है दोस्तों पंचायत के निर्वाचन सदस्य। ठीक है, इसमें हो जाएगा हमारा 25 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर पंचायत के लिए निर्वाचन मंडल को। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 आज का हमारा दोस्तों। 26 क्वेश्चन की बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहता है दोस्तों? तो कार्बोहाइड्रेट जो है शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन किस रूप में संचित रखते हैं? तो वो स्टार्च के रूप में रखते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 आज का हमारा। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी ठीक है हेतु किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, तो ये अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 आज का हमारा। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है दोस्तों, तो उसके ठीक है न्यूक्लियस में न्यूक्लियनों की संख्या पर नहीं, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, ये भी नहीं दोस्तों, तो ये न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या पर। इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो 28 में हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, यानी कि किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार जो है वो किस पर निर्भर करता है? तो वो न्यूक्लियस के गिर्द ठीक है घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। न्यूक्लियस दोस्तों बीच में होता है। ठीक है, उसके चारों ओर क्या घूमते हैं? तो उसके चारों इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ठीक है, यानी कि बीच में न्यूक्लियस हो जाएगा इस तरह का, और उसके चारों ओर क्या घूमेंगे दोस्तों? इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 आज का हमारा। पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स का उपयोग आमतौर पर खालिस्तान के लिए होता है दोस्तों, तो ये होता है डीसी और बिजली ठीक है आवृत्तियों के लिए, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, जो हमारा जो होता है पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स होता है दोस्तों, इसका उपयोग डीसी और बिजली आवृत्तियों के लिए होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 दोस्तों आज का हमारा। दोस्तों बिल्कुल आपको जैसे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ बिल्कुल दोस्तों आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 दोस्तों आज का हमारा। बरसात की बूंदें बहुत ऊंचाई से गिरती हैं, उनके बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है दोस्तों? तो इसमें कौन सी बात सही है दोस्तों? वे उन अंतिम वेगों के साथ गिरती हैं जो विभिन्न आकार की बूंदों के लिए भिन्न होते हैं, गलत। ठीक है, वे समान अंतिम वेग के साथ गिरती हैं, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या रखा दोस्तों? उनके वेग बढ़ते रहते हैं और जमीन पर भिन्न वेगों के साथ गिरती हैं दोस्तों, तो उसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ठीक है क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों ये, तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ठीक है फर्स्ट। वे उन अंतिम वेगों के साथ गिरती हैं जो विभिन्न आकारों की बूंदों के लिए भिन्न होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अच्छा दोस्तों जो बरसात की बूंदें होती हैं वो गोल क्यों होती हैं दोस्तों? तो वो गोल पृष्ठीय तनाव की वजह से होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बरसात की बूंदें जो होती हैं गोल किस कारण होती हैं? तो पृष्ठीय तनाव की वजह से होती हैं, जो बरसात की बूंदें होती हैं वो गोल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर 31 है। ठीक है, ये मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है दोस्तों,
दो संख्याओं का, ठीक है, दो संख्याओं का योगफल कितना दोस्तों 2490, ठीक है, कितना 2490, ठीक है। अगला क्या रखा उसने, एक संख्या का 6.5% दूसरी संख्या के 8.5% के बराबर है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमने मान ली दोस्तों पहली संख्या होगी, हमने मान ली x मान ली, ठीक है, पहली संख्या हमने x मान ली, ठीक है, पहली संख्या दोस्तों हमने x मान ली, ठीक है, और दूसरी संख्या मान ली हमने y, ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या रखा है, एक संख्या का 6.5%, ठीक है, एक संख्या का 6.5% निकालेंगे हम इसका गुणा, ठीक है, 6.5 बटे, ठीक है, 100 कर देंगे इसको 100, ठीक है। आगे क्या रखा हमने, दूसरी संख्या के 8.5, ठीक है, 8.5% के बराबर है, यानी कि दूसरी संख्या हमने मानी थी y, इसके 8.5% के बराबर है, ठीक है। यहाँ कर देंगे हम दोस्तों 8.5 बटे 100, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये दोनों बराबर में है, ठीक है, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट काट सकते हैं, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों x अपॉन y, ठीक है, कुछ इस तरह दिखाई देगा आपको ये, तो ये आ जाएगा हमारा 85, ठीक है, ऊपर 85 था, यानी कि 8.5 था, हमने पॉइंट से पॉइंट काट दिया, 85 बटा 65, ठीक है, ये 65 है, ठीक है। और जब इसको आपस में काटेंगे तो कितनी बार कटेगा दोस्तों ये, तो 5 से काटेंगे हम इसको, 5 कम 5 और 5 7 35, ठीक है। दूसरी इसको काटेंगे हम 5 कम 5 और ये 5 3 15, ये 13 बार कट जाएगा, ठीक है। यानी दोस्तों x और y, ठीक है, x अनुपात y कितना निकल कर आया ये, ठीक है, ये निकल कर आया 17 और ये निकल कर आया दोस्तों 13, ठीक है। अब इसने इन दोनों का योग दे रखा था, कितना देखा था, इनका योग करेंगे हम तो ये निकलेगा 30, ठीक है, जब इनका योग करेंगे हम दोस्तों तो ये निकलेगा 30, ठीक है, 30। अब दोस्तों 30 की जो वैल्यू दे रखी थी वो कितनी दे रखी थी, वो दे रखा था 2499, ठीक है, 2490, मतलब दो संख्याओं का योग 2490 दे रखा था, यानी कि इसकी वैल्यू 2490 के बराबर है, ठीक है, 2490, ठीक है। अब इससे काटेंगे हम, कितनी बार कटेगा दोस्तों ये, तो ये कटेगा हमारा, कितनी बार कटेगा दोस्तों, तो ये कटेगा हमारा, ठीक है, कितनी बार 83 बार, ठीक है, 83 बार, 83 बार जैसे कट जाएगा, ठीक है, हमारा ये। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं हम, जब हम x का मान निकालेंगे ऐसे तो 83 किससे गुणा कर देंगे, ठीक है, 17 गुणा 83, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे 30 से हम इसको काटेंगे 2490 को तो 83 बार कटेगा, ठीक है, कितनी बार कटेगा, 83 बार कटेगा, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं, x का जो देखा था मान 17 देखा था और y का देखा था 13, ठीक है। जब 17 की गुणा हम, अगर हमें x का मान निकालना है, ठीक है, तो बताइए संख्याएं क्या होंगी, तो दोस्तों यहाँ से दोनों संख्या निकालेंगे हम, इसकी गुणा, ठीक है, 17 की गुणा 83 से कर देंगे और यहाँ पर भी 83 से कर देंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों आपको, ठीक है। जब 17 की गुणा दोस्तों हम 83 से करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर, जब 17 की गुणा दोस्तों 83 से करेंगे तो हमारा आएगा दोस्तों 141, ठीक है, 11। और जब इसकी इससे करेंगे तो कितना निकलेगा दोस्तों, तो ये निकलेगा 1079, ठीक है, यानी कि 1411 और 1000, ठीक है, 1079, ठीक है, ध्यान रखना आपको, यानी कि y का मान निकल कर हमारा 1079 और x का मान निकल कर आया 1411, ठीक है। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर चौथा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है। क्वेश्चन में दोस्तों कुछ नहीं पूछा था, क्वेश्चन में कहा गया था कि दो संख्याएं, ठीक है, हमने मान ली दोस्तों पहली संख्या x दूसरी संख्या y, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहली संख्या मैंने x मानी थी, दूसरी संख्या मैंने y मानी थी, ठीक है। इन दोनों का योग दे रखा था, कितना देखा था दोस्तों, तो ये दे रखा था 2490, ठीक है, 2490 इनका योग दे रखा था, सिंपल है, ठीक है, सिंपल सी बात है, ठीक है। हमने दोस्तों इनका अनुपात निकाल लिया 11:3, ठीक है, सॉरी x अनुपात y को जब, ठीक है, इसको हम काटेंगे तो कुल मिलाकर 17:13 आ जाएगा, ठीक है। इसकी दोस्तों हमने, ठीक है, इसका जब योग करेंगे तो 30 निकल कर, 30 की वैल्यू देखी थी 2490, ठीक है। हमने जिसको काटा तो कितनी बार काटा, 83 बार काटा, ठीक है। और दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू 83 आ गई, ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 83 आ गई, तो 17 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, इससे गुणा कर देंगे हम तो x का मान निकल जाएगा, यहाँ पर इससे गुणा कर देंगे तो y का मान निकल जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर चौथा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 32 है आज का हमारा, क्वेश्चन नंबर 32 है, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है राहुल की आय राम की आय से 10% अधिक है, ठीक है। राहुल की आय, मैं राहुल को लिख देता हूँ RH, ठीक है, RH कर देता हूँ मैं राहुल को, राहुल अनुपात राहुल की आय राम की आय से, ठीक है, RAM, ये कह रहा राहुल की आय जो है राम की आय से 10% अधिक है। यदि राम की आय दोस्तों हमने मान ली 100 है, ठीक है, राम की आय मान ली हमने 100 है, ठीक है, तो राहुल की आय कितनी हो जाएगी, 110 हो जाएगी, ठीक है, यानी कि 10% अधिक है उससे वो, ठीक है फ्रेंड्स, 10% अधिक है, ठीक है। आगे कह रहे खास ने सतीश की आय राम की आय से 15% अधिक है, ठीक है। यहाँ पर सतीश का अनुपात वो लिख देंगे यहाँ पर S, ठीक है, सतीश को मैं ऐसे लिख देता हूँ। तो दोस्तों ये कह रखा है सतीश की आय जो है राम की आय से 15% अधिक है, ठीक है, यानी कि राम की आय अगर 100 है तो सतीश की आय 115 हो जाएगी, ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है ये।
आगे क्या रखा उसने, राहुल की आय जो है सतीश की आय का कितना प्रतिशत है, ठीक है, यानी कि राहुल की आय यानी कि 110, ठीक है, राहुल की आय सतीश की आय का कितना परसेंट है, ठीक है। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, तो राहुल की आय सबसे पहले ऊपर रखेंगे, ठीक है, कितनी है 110, और सतीश की आय कितनी है दोस्तों, तो 115 है, ठीक है, 115 है, ठीक है, ये 115 है, गुणा यहाँ पर 100 कर देंगे दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। जब 100 करेंगे, जब इसको काटेंगे दोस्तों, कितने बार कटेगा ये, तो ये कटेगा 5 दूनी 10 और 5 कम 5, ठीक है। यहाँ से इसको काटेंगे तो कितने बार कटेगा, ये 20 बार कटेगा, ठीक है, ये कटेगा हमारा 20 बार, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। इसके अलावा से आपकी गुणा कर देंगे हम, तो याद आपको इस तरह से 11 दूनी 22, ठीक है, 2200 बटे 21, ठीक है। और जब फ्रेंड जब इसको हम इससे काटेंगे तो हमारा निकल कर आएगा, क्या निकल कर आएगा दोस्तों, 95, ठीक है, निकल कर 95.65%, ठीक है। तो इस हिसाब से दोस्तों हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, 95.65, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ आया होगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में कह रखा था दोस्तों, क्वेश्चन में कह रखा था राहुल की आय जो है राम की आय से 10% अधिक है, तो हमने राहुल अनुपात राम लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर राम की आय हमने मान ली कितनी है, 100 यूनिट है, ठीक है। तो राहुल की आयु कितनी हो जाएगी, 110 यूनिट हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा से बात करते हैं हम, अगला कह रखा था उसने सतीश की आय जो राम की आय से 15% अधिक है, ठीक है। राम की आय 100 थी, सतीश की कितनी हो जाएगी, 115 हो जाएगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। आगे कह रखा था उसने कि तो बताओ राहुल की आय सतीश की आय का कितना परसेंट है, ठीक है। तो राहुल की आय ऊपर रखेंगे, सतीश की आय नीचे रखेंगे, गुणा 100 कर देंगे, काट देंगे, ठीक है, काट देंगे इसको, तो आंसर निकल जाएगा हमारा 95.65%, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर देगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं फ्रेंड्स। एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 21 वर्ष है। यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 5 वर्ष है तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। एवरेज मैंने आपको बताया था, कल भी बताया था, ठीक है, रोज आपको एवरेज बताता हूँ। तो औसत क्या होता है दोस्तों, तो औसत होता है हमारा, एवरेज होता है दोस्तों संख्याओं का योग बटे संख्या, ठीक है, संख्याओं का योग, ठीक है, संख्याओं का योग बटे जितनी संख्याएं होंगी उसको नीचे लिख देते हैं, ठीक है, जितनी संख्याएं होंगी, संख्याओं को योग बटे संख्या, ठीक है। अब औसत कितना देखा दोस्तों, तो 21 वर्ष है, ठीक है। 5 सदस्य हैं टोटल, तो औसत कितना देखा उन्होंने, 21 वर्ष देखा, ठीक है। तो इसका दोस्तों योग कैसे निकालेंगे हम, ठीक है। औसत की जगह हमने औसत रख दिया 25 दे रखा, सॉरी 21 दे रखा था, ठीक है, औसत देखा था हमारा 21। एक सेकंड दोस्तों इसको ठीक कर लेता हूँ, ठीक है। मैं ये देखा था 21, यहाँ से हम इसका योग निकाल देंगे, ठीक है। आयु का योग कितना निकल जाएगा, सदस्य कितने दोस्तों 5 है, ठीक है, संख्या की जगह में सदस्य रख दिए। जब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो कितना निकलेगा हमारा, 5 कम 5 और 5 दूनी 10, ठीक है, यानी कि 105 निकल आया हमारा 5 सदस्यों की औसत आयु, ठीक है। मतलब 5 सदस्यों की आयु का योग निकल कर आया हमारा 105, ठीक है, 105 निकल कर आया 105 वर्ष, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आगे कह रखा है उसने, तो सबसे छोटे, ठीक है, आगे कह रखा है उसने यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 5 वर्ष है, ठीक है, सबसे छोटे सदस्य की आयु 5 वर्ष है तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु कितनी होगी, ठीक है। यानी कि सबसे छोटा जो बच्चा है उसकी उम्र कितनी है, 5 वर्ष है दोस्तों। यानी कि ये कह रखा है, सीधे सीधे उसने क्वेश्चन कह रखा है कि 5 वर्ष पहले, ठीक है, हम इसको सही तरह से पढ़ें तो ये कह रखा 5 वर्ष पहले, ठीक है, 5 वर्ष पहले इन सब की आयु कितनी थी। और दोस्तों ठीक है, इसका जन्म नहीं हुआ था 5 वर्ष पहले, यानी कि 5 वर्ष का तो बच्चा ही है। जब 5 वर्ष पीछे जाएंगे हम तो इसका जन्म नहीं होगा, ठीक है, उस समय। तो उस समय दोस्तों हम, ठीक है, ऐसे समझते हैं इस क्वेश्चन को, ऐसे समझते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को, ठीक है। हम 5 सदस्य लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 दोस्तों बच्चा है, ठीक है, बच्चा कितने साल का, 5 साल का। जब दोस्तों हम 5 वर्ष पीछे जाएंगे तो बच्चे का जन्म तो हुआ ना होगा उस समय, ठीक है। जब 5 वर्ष पीछे जाएंगे तो सबकी उम्र 5-5 वर्ष घट जाएगी, यानी कि इस सदस्य की 5 वर्ष घट जाएगी, इसकी भी घट जाएगी 5 वर्ष, इसकी भी घट जाएगी और इसकी भी घट जाएगी, ठीक है। कुल मिलाकर दोस्तों कितनी उम्र घटी, तो 5 5 5 5 5, यानी कि 5 बार 5 यानी कितनी हो गई, 5 10 15 20 25, ठीक है, 25 उम्र घट जाएगी, ठीक है। यानी कि 25 साल घटा देंगे हम इसमें से, 105 में से जब हम 25 साल घटाएंगे तो कितना निकलेगा फ्रेंड, तो निकलेगा 80, ठीक है, 80 वर्ष निकल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों बच्चा तो दोस्तों 5 वर्ष का था, यानी कि 5 वर्ष पीछे चलेगा, यानी कि बच्चा तो पैदा नहीं हुआ होगा उस समय, ठीक है। यानी कि उस समय कितने जने बचे होंगे दोस्तों परिवार में, तो 4 जने बचे होंगे, ठीक है। जब 4 से 80 को भाग करेंगे हम, यानी कि औसत निकालेंगे तो कितना निकलेगा,
तो औसत आयु निकलेगी 20 वर्ष, ठीक है। यानी कि 4 सदस्यों की औसत आयु 5 वर्ष पहले 20 वर्ष रही होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें राइट आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ आएगा, ठीक है। सबसे पहले समस्या दोस्तों इसमें कह रखा था एक परिवार है, ठीक है, उसमें 5 सदस्य हैं, ठीक है, बच्चों को मिलाकर उसमें 5 सदस्य हैं और 5 सदस्यों की औसत आयु कितनी है 25 वर्ष है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। औसत निकालने के लिए औसत होता है संख्याओं को योग बटा संख्या, ठीक है। तो औसत दे रखा था 21 वर्ष, ठीक है, बराबर योग निकाल लिया हमने, ठीक है, उम्र का योग निकाल लिया हमने, बटे 5 कर देंगे इसको, क्योंकि 5 सदस्य थे, 5 को इधर ले जाएंगे, ठीक है। 105 आ जाएगा इनका योग, ठीक है। उम्र का योग कितना आ जाएगा 105, 5 सदस्यों की उम्र का योग आ जाएगा 105, ठीक है। अब दोस्तों एक परिवार में 5 सदस्य थे, ठीक है। ये कह रखा है कि जिस समय बच्चा जो है केवल 5 वर्ष का है, जब हम 5 वर्ष पीछे जाएंगे, ये पूछ रखा है इसने, ये कह रखा है तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय, ठीक है, जन्म के समय यानी कि उस समय उसका जन्म नहीं हुआ था, तो वो ठीक है, जब उसमें जन्म नहीं हुआ था यानी कि 5 वर्ष पहले पूछ रहा है, सिंपल सी बात है, ठीक है। 5वां जो सदस्य है बच्चा है, ठीक है, जब 5 वर्ष पीछे जाएंगे तो बच्चे की उम्र खत्म हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से इनकी उम्र कम हो जाएगी 5-5 वर्ष सबकी, ठीक है। 4 सदस्य की उम्र कम हो जाएगी 5-5 वर्ष, टोटल मिला के दोस्तों हमारी 25 वर्ष उम्र कम हो गई, ठीक है। जब 25 105 में से घटाएंगे तो 80 बचेगा और 80, ठीक है, 80 4 दोनों का बचेगा, ठीक है। और दोस्तों 4 जने हैं, 4 से भाग कर देंगे इसको हम, कितना निकल जाएगा औसत उम्र 20 उम्र निकल जाएगी, ठीक है। तो 20 वर्ष इसकी औसत आयु हो गई, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं दोस्तों, कुछ संख्याएं दे रखी हैं, ठीक है, इनका मान निकालना है, ठीक है हमें। सबसे पहले दोस्तों अगर कोई संख्या बटे में लिखी हुई होती है, ठीक है, मैं आपको करके बताता हूँ। जैसे दोस्तों इधर लिखा है, जैसे संख्या लिखे एक सही 7/9, ठीक है, हमने मान लिया, ठीक है। अब दोस्तों सही जो होता है यहाँ पर प्लस का निशान होता है, ठीक है, लेकिन लिखा हुआ नहीं होता, यहाँ पर प्लस का निशान होता है। कुल मिला के इस तरह से होती है ये संख्या 1 + 7/9, ठीक है। जिसको सोल्व करेंगे हम तो ठीक है, 9 कम 9 और 9 और 7 कितने हो जाएंगे दोस्तों, तो 9 और 7 हो जाएंगे 16, यानी कि 16/9 आ जाएगा, ठीक है। इसका सिंपल सी बात है, ठीक है दोस्तों, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है इसको हम, यानी कि जो सही का होता है यहाँ पर प्लस का निशान भी होता है, ठीक है। तो इससे दोस्तों हम इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों ठीक है, एक सेकेंड दोस्तों, ठीक है। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, यहाँ पर भी प्लस का निशान होगा, यहाँ भी प्लस का निशान होगा, ठीक है, यहाँ भी प्लस का निशान होगा, यहाँ भी प्लस का निशान होगा, यहाँ भी होगा प्लस का निशान, यहाँ भी होगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर दोस्तों हम इनको सबको जोड़ लेंगे, ठीक है, अलग। तो 1 और 3 कितने हो जाएंगे 4, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर माइनस है, तो 4 में से जब 2 घटाएंगे कितना बचेगा 2 बचेगा, ठीक है, वो प्लस का बचेगा, ठीक है। अच्छा प्लस का 2 बचेगा और फिर ठीक है, यहाँ पर हम प्लस का 2 बचा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा, ठीक है। प्लस का 2 और प्लस 4 6 हो जाएंगे, तो 6 में से 9 घटाएंगे हम माइनस के, तो कितना बचेगा दोस्तों, तो माइनस का 3 बचेगा, ठीक है। और जब माइनस के 3 में से ठीक है प्लस 1 कम करेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, तो माइनस का 2 बचेगा, ठीक है। ये सिंपल सी बात है, ठीक है, माइनस का 2 बचेगा। या फिर दोस्तों इसको इस तरह से भी सोल्व कर सकते हैं हम, जितने ही प्लस वाले हैं उनको एक साथ लिख देंगे। जैसे 1 और 3 कितने होंगे 4, 4 और 4 8, ठीक है, 8 और 1 9, 9 प्लस के हो गए, ठीक है। मैं आपको दूसरी लाइन में बता रहा हूँ, ये प्लस के 9 हो गए। आगे दे रखा है उसने माइनस के 2 और ये माइनस के 9, ठीक है। माइनस के 2 और माइनस के 9 कितने होंगे, माइनस के 11 हो जाएंगे, ठीक है। जब माइनस के 11 हो जाएंगे तो कितना बचेगा, -2 बचेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, जब भी -2 ही आएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अब इसको बटे वाले को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। बटे वाले में दोस्तों 7/9 दे रखा है, 5/8 दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पर माइनस का निशान आएगा, ठीक है, ध्यान रखना है माइनस का निशान आएगा, क्योंकि बाहर माइनस है, जब ब्रैकेट खोलेंगे हम तो माइनस यहाँ पर भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस का 1/18, ठीक है, 7/16, 5/18 और 71/44, ठीक है। तो यहाँ पर हम 44 एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है दोस्तों, जब हम 44 एलसीएम लेंगे यहाँ पर, ठीक है, जब 9 से 44 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा दोस्तों, तो ये कटेगा 9 कम 9, 9 से 54, यानी कि 16 बार कटेगा, ठीक है। और जब 16 की 7 से गुणा करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, जब हम दोस्तों 16 की 7 से गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 112, ठीक है, 112 प्लस का निशान लगाया, ठीक है। ये वाली संख्या सॉल्व करेंगे, जब 8 से 144 को भाग करेंगे कितना निकलेगा दोस्तों, 8 कम 8 बचे 6, 8/64, ठीक है, यानी कि ये भी 16 बार निकलेगा। 16 पंजे कितने होते हैं 80 होते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ माइनस का निशान लगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस का निशान लगा हुआ था, इसलिए यहाँ पर भी माइनस का निशान ही आएगा, ठीक है। 18 से दोस्तों जब हम 44 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा दोस्तों, 18 से 44 8 बार कटेगा, ठीक है। और जब 8 की 1 से गुणा करेंगे तो कितना निकलेगा 8 निकलेगा, ठीक है। प्लस का निशान लगाया हमने। अब 16 से 144 को काटेंगे कितनी बार कटेगा दोस्तों, तो 16 से ठीक है 144 को जब काटेंगे तो ये कटेगा हमारा 9 बार कटेगा, ठीक है। जब 16 से 44 को काटेंगे दोस्तों 9 बार कटेगा, ठीक है। और 9 से कितने होते हैं 63 होते हैं, ठीक है। यहाँ पर 63 लिख देंगे हम, ठीक है। उसके बाद माइनस का निशान लगाया। जब 18 से 44 को काटेंगे कितनी बार कटेगा दोस्तों, तो 18 8, ठीक है, 18 8 से 44 होते हैं और 8 5 40 होते हैं, ठीक है। यहाँ पर 40 लिख देंगे, ठीक है, -40 है, ध्यान रखना। और अगला दे रखा उन्होंने +71, ठीक है, तो प्लस का निशान लगाया 71 कर दिया, ठीक है।
ये वाली संख्या, ठीक है। 44 दे रखा तो 44 से 44 को एक बार कटेगा तो एक से 71 की गुणा करेंगे तो 71 ही आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हम जोड़ घटाया करेंगे तो हमारा कुल मिलाकर आंसर आ जाएगा हमारा। सबसे पहले दोस्तों प्लस प्लस वाले को जोड़ लेते हैं, ठीक है। 112 और 80 कितने होते हैं दोस्तों, तो 112 और 80 हो जाएंगे हमारे 202, ठीक है। ध्यान रखना 202 हो जाएंगे हमारे। 202 में को दोस्तों हम 63 जोड़ेंगे तो कितना निकल जाएगा, 265 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। 265 में जब हम 71 जोड़ देंगे तो कितना निकल जाएगा दोस्तों, जब 265 को हम 71 जोड़ेंगे, हम यहाँ कर देते हैं, ठीक है। 265 71, ठीक है। ये निकलेगा 6 और 6 और 7 13 होते हैं, ठीक है। 13 का 3 हाथ से लेगा 1, ठीक है। कितना निकल जाएगा 3, 336 निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे 336। ये प्लस प्लस वाले हैं, ठीक है। ध्यान रखना ये प्लस प्लस वाले हैं 336, ठीक है। और माइनस वाले जोड़ लेंगे तो माइनस के 8 और माइनस के 40 कितने हो जाएंगे दोस्तों, तो माइनस के 48 हो जाएंगे, ठीक है। माइनस के 48 हो जाएंगे, ठीक है। बटे नीचे 144 है, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पर दोस्तों ये वाला -2 भी ध्यान रखना, ठीक है। ये -2 है तो यहाँ पर लिख देंगे हम इसको, ठीक है, -2। ये तो 71 तो ऊपर का था, ठीक है। ये ऊपर का था, हम इसको अलग कर देंगे बिल्कुल, ठीक है। जब 36 में से, ठीक है, 336 में से 48 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, तो ये बचेगा हमारा 288, ठीक है। कितना बचेगा दोस्तों, जब 336 में से माइनस के 148 घटाएंगे हम तो ये बचेगा 288, ठीक है, बटा 144, ठीक है फ्रेंड्स। और माइनस के 2 ये वाला, ठीक है। जब इसको हम किसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा ये दोस्तों, 2 बार कटेगा, ठीक है। ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 है, ठीक है। तो इससे भी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 0 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ आएगा, ठीक है। मैंने दोस्तों कुछ नहीं किया, सबसे पहले जो ये सही वाले निशान है इनको हटा लिया, ठीक है। यानी कि 1 और 3 जितने भी प्लस वाले उनको प्लस में जोड़ दिया, जितने माइनस वाले उनको माइनस जोड़ दिया, ठीक है। कुल मिलाकर दोस्तों हमारा निकल कर आया -2, ठीक है। ये वाला -2 निकल कर आया हमारा। और बाकी दोस्तों हमने इसका एलसीएम ले लिया, ठीक है। अलग अलग इसका एलसीएम ले लिया हमने, तो कुल मिलाकर निकल कर आया 288 बटे 144। जब इसको काटेंगे तो 2 बार कटेगा, ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 है, इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आंसर आपका निकल गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 35 आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर 35 में दोस्तों कुछ संख्या दे रखी है, ठीक है, अंडर रूट के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे हम इसको कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों ये। यहाँ पर भी, ठीक है, पॉइंट 3 के बाद लग रखा है, यहाँ पर भी 3 के बाद, यहाँ पर भी 3 के बाद, ठीक है। और नीचे भी दोस्तों 3 के बाद लग रखा है, यहाँ पर भी 3 के बाद, यहाँ पर भी 3 के बाद, ठीक है। यानी कि दोस्तों पॉइंट से पॉइंट हम काट सकते हैं, ठीक है। यहाँ से पॉइंट कट जाएगा, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ से भी कट जाएगा, यहाँ से भी कट जाएगा, यहाँ से भी कट जाएगा और ये यहाँ से भी कट जाएगा, ठीक है, पॉइंट, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट, क्योंकि दोस्तों हमने पॉइंट तो सब काट दिया, ठीक है। तो अंडर रूट 64 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, हम इसको लिख सकते हैं हम 8 गुणा 8, ठीक है। इसको हम 8 गुणा 8 लिख सकते हैं, ठीक है, इनटू, और 256 को क्या लिख सकते हैं हम, तो 16 गुणा 16, ठीक है, 16 गुणा 16, ठीक है। अब दोस्तों कितना, 15,625 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों हम, तो 15,625 को लिख सकते हैं हम 125 गुणा 125, ठीक है। 125 गुणा 125, ठीक है। 125 यहाँ लिख देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। और बटे में फ्रेंड्स क्या था हमारा, बटे में था 25 को लिख सकते हैं हम 5 गुणा 5, ठीक है। 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 5। और आगे दे रखा हमारा 625 को लिख सकते हैं दोस्तों हम 25 गुणा 25, ठीक है। 25 गुणा 25, ठीक है। 625 को लिख सकते हैं 25 गुणा 25 गुणा 4000, ठीक है। 4096 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों हम, तो 4096 को दोस्तों 64 गुणा 64 लिख सकते हैं, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं हम 64 गुणा 64, ठीक है, सिंपल सा है। अब फ्रेंड्स ऊपर से 8 निकल जाएगा, यहाँ 16 निकल जाएगा, यहाँ से 25 निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों 125 दो जगह है, ठीक है। तो यहाँ से हम ऊपर से 8 निकाल देंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों ये। और यहाँ से हम 16 निकाल देंगे, ठीक है। यहाँ से हमने 8 निकाला, यहाँ से 16 निकाला और यहाँ से 125 निकाल देंगे हम, इंटू 125, ठीक है, बटे यहाँ से 5 निकाल देंगे हम बाहर को, गुणा यहाँ से हम 25 निकाल देंगे, ठीक है, गुणा यहाँ से हम 64 निकाल देंगे, ठीक है, बाहर को। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब दोस्तों 125 पंजे कितने होते हैं, 125 होते हैं, ठीक है। यानी कि 125 से हम 125 काट देंगे ये वाला, ठीक है, ये वाला 125 कट गया। इसके अलावा से बात करते हैं 16 चौका 64, ठीक है। 16 चौका 64 होता है, यहाँ से कितना बचा 4, ठीक है। और जब 4 से हम 8 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा, ठीक है। ये यानी कि इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, ठीक है, ए, इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं किया दोस्तों, मैंने जितने ही पॉइंट लगा रखे थे पॉइंट से पॉइंट कट गए सब, ठीक है। अंडर रूट में दोस्तों 64 को लिख सकते हैं हम 8 गुणा 8,
256 को लिख सकते हैं हम 16 गुणा 16, ठीक है। और इसके अलावा 15,625 को लिख सकते हैं हम 125 गुणा 125, ठीक है। नीचे लिखा हमने 25 को 5 गुणा 5, ठीक है। यहाँ पर 625 को 25 गुणा 25, इसके अलावा 4096 को दोस्तों हमने 64 गुणा 64 लिख दिया, ठीक है। यानी कि 64 की गुणा 64 से करेंगे तो 4096 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चन है दोस्तों। अब जोड़े वाले को सिंगल कर लेते हैं, जय दोस्तों अंडर हटाते हैं हम, तो जो जोड़े वाले होते हैं वो सिंगल रूप में बाहर आ जाते हैं, ठीक है। यानी कि डबल 8 है तो एक 8 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर डबल 16 है तो 116 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर डबल 25 है, सॉरी डबल 125 है तो 125 बाहर आ जाएगा, ठीक है, एक सिंगल वाला। यहाँ पर दोस्तों 5 है डबल तो 5 बाहर आ जाएगा, यहाँ 25 है तो 25 आ जाएगा, यहाँ पर 64 डबल है तो 64 आ जाएगा, ठीक है, सिंगल में। अब इसको काटापीटी कर देंगे हम, निकल कर आया दोस्तों हमारा 2, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा है, अब दोस्तों हमारे हिंदी क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या रखा दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से पंडित का स्त्रीलिंग कौन सा होगा दोस्तों। तो पंडित का स्त्रीलिंग होता है पंडिताइन, ठीक है। ऑप्शन नंबर चौथा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 आज का हमारा, रसिक, ठीक है, रसिक प्रिया के लेखक कौन है दोस्तों। तो रसिक प्रिया के लेखक है केशव दास, ठीक है। ऑप्शन नंबर चौथा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आज का हमारा, महान, ठीक है, ये पूछा हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों का सर्वोत्तम विलोम पहचाने, ठीक है, यानी कि विलोम शब्द पहचाना हुआ है। तो दोस्तों महान का होता है तुच्छ, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। महान का होता है दोस्तों तुच्छ, इसमें, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है इसका हमारा, बच्चों से गुस्सा मत करो, ठीक है। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा दोस्तों। तो इसका शुद्ध वाक्य होगा, बच्चों के ऊपर गुस्सा मत करो, ठीक है। ऑप्शन नंबर बच्चों पर गुस्सा मत करो, ठीक है, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 39 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, बच्चों पर गुस्सा मत करो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आज का हमारा, 9 तो 11 होना, इस मुहावरे का अर्थ, ठीक है, दिए हुए विकल्पों में से कौन सा दर्शाता है दोस्तों। तो 9 तो 11 होना मतलब गायब हो जाना, ठीक है, मतलब भाग जाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, क्वेश्चन नंबर 46, यदि कमरे को बिस्तर कहा जाए, ठीक है, यदि कमरे को बिस्तर कहा जाए, ठीक है, और बिस्तर को खिड़की कहा जाए, ठीक है, ध्यान रखना, बिस्तर को खिड़की कहा गया, खिड़की को फूल कहा जाए, और फूल का, ठीक है, फूल को कूलर कहा जाए, तो आदमी किस पर नींद लेगा, ठीक है। आदमी दोस्तों किस पर सोएगा, तो बिस्तर पर सोएगा, ठीक है, सीधी सी बात है। यहाँ पर बिस्तर को क्या कहा गया है, बिस्तर को खिड़की कहा गया है, ठीक है, तो दोस्तों खिड़की पर सोएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 आज का हमारा, एक निश्चित कुट में, ठीक है, एक निश्चित कुट में, ठीक है, सोशल को ये लिखा जा सकता है दोस्तों। तो आप, ठीक है, इसको किस प्रकार कोडिट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं सोशल को कैसे लिखा गया है दोस्तों। तो एस, ठीक है, SOCIA और ये L, ठीक है, इसको कैसे लिखा गया है दोस्तों। इसको लिखा गया है TQFM, इसके अलावा F और ये R, ठीक है, कुछ इस तरह से लिखा गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये S 219 पर आता और T हमारा 20 पर आता, ठीक है। यहाँ पर यानी कि एक जोड़ा गया, ठीक है, यहाँ पर एक जोड़ा गया, और O हमारा दोस्तों कितने पर आता, O हमारा 15 पर आता, ठीक है, और 17 पे Q आता हमारे, यहाँ पर 2 जोड़ा गया, ठीक है। और C हमारा दोस्तों कितने पर आता, 3 पर आता, ठीक है। F 6 पर आता है, यानी कि 3 जोड़ा गया यहाँ पर। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर 4 जोड़ा गया होगा, यहाँ पर 5 जोड़ा गया होगा, और यहाँ पर 6 जोड़ा गया होगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर भी हम ऐसे करेंगे, ठीक है, यानी कि D में 1 जोड़ेंगे तो E बन जाएगा, ठीक है, E बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों I, ठीक है, I में जब 2 जोड़ेंगे, I पर 9 आता है, ठीक है, E यानी कि K, 9 तो 11 हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा 13 M आता 13 पर, 13 में को 3 जोड़ देंगे 16 पर आता दोस्तों हमारा क्या, P आता है, ठीक है। तो EKP कहाँ पर दे रखा दोस्तों, तीनों में दे रखा, ठीक है, चारों में दे रखा है ये। अगला हमारा 3 जोड़ा, ठीक है, हमने P में को तो कितना जोड़ेंगे, तो P में को हम 4 जोड़ेंगे, ठीक है, यानी कि 16 4 20 हो जाएगा, ठीक है, यानी कितना आ जाएगा दोस्तों, T आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना, ये आ जाएगा हमारा T, ठीक है। तो इस हिसाब से दोस्तों हमारा कौन सा नंबर कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे भी दोस्तों सोल्व कर लेते हैं हम इसको, ठीक है। L यहाँ पर हमने 4 जोड़ा था, ठीक है, P में को 4 जोड़ देंगे, P 16 पर आता 4 20, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, तो यहाँ 5 जोड़ देंगे, ठीक है, यानी कि 12 5 17 होते हैं। 17 पर आता हमारा Q, ठीक है, 17 पर Q आता है, सिंपल सी बात है, ठीक है, Q आ गया 17 पर। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हम 5 जोड़ता है, यहाँ पर 6 जोड़ देंगे, ठीक है, यानी कि E कितने पर आता है दोस्तों, तो E हमारा 5 पर आता है, ठीक है, 5 और 6 कितने देंगे 11 देंगे, ठीक है, 11 पे K बनेगा, ठीक है। तो कुल इस तरह का बन जाएगा ये। तो इस हिसाब से दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 आज का हमारा, उर्वरक जिसको खाद बोलते हैं, ये फसल से संबंधित है, ठीक है, यानी कि दोस्तों उर्वरक जो है फसल से संबंधित है, ठीक है। उसी तरह से दोस्तों ये टॉक्सिन, ठीक है, टॉक्सिन शरीर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स।
फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए, ठीक है, खाद का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उस तरह दोस्तों शरीर को स्वस्थ रखने के लिए टॉक्सिन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर 49 में दोस्तों क्या रखा है, इस प्रश्न में एक कथन और उसके बाद दो कार्यवाही है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड दी गई हैं। कार्यवाही से तात्पर्य उस उपाय अथवा प्रशासकीय निर्णय से है जो समस्या, नीति आदि के संदर्भ में सुधार ठीक है, अनुभव या आगे की जाने वाली कार्यवाही के संबंधित, ठीक है, कथन में दी गई जानकारी को आपको सही मानना है तथा, ठीक है, कथन में दी गई जानकारी के आधार पर यह तय करना है कि दी गई कार्यवाही में से कौन सी, ठीक है, क्रियान्वयन के लिए तर्कसंगत रूप से अनुसरण करती है। यानी कि कहा गया इसमें एक कथन दे रखा है और दो कार्यवाही दे रखी है। ठीक है, हमें पता करना फ्रेंड्स कौन सी कार्यवाही सही निर्णय ले सकती है। ठीक है, तो दोस्तों कथन में कहा गया है वरुण देश के विभिन्न, ठीक है, एयरलाइंस द्वारा किराए में सभी, ठीक है, किराए में कमी किए जाने से देश की रेलवे को घाटे का सामना करना पड़ रहा है दोस्तों। तो कार्रवाई में कहा गया है, ठीक है, देश वरुण की रेलवे की सुविधाओं के, ठीक है, क्या नाम है, मद्देनजर रेल यात्रा की गुणवत्ता में सुधार करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, यहाँ क्या रखा है दोस्तों, देश वरुण की एयरलाइंस के लिए रियासती किराए की योजनाओं की संख्या को नियंत्रित करना चाहिए। ठीक है, दूसरा गलत हो जाएगा, पहला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दोस्तों कार्यवाही फर्स्ट इसमें सही है। ठीक है, केवल एक ऑप्शन नंबर चौथा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या रखा दोस्तों, यदि, ठीक है, गुणा का अर्थ है योग, यानी कि गुणा को अर्थ कहा गया है, इसमें गुणा को योग कहा गया है। ठीक है, और माइनस का अर्थ है भाग। ठीक है, माइनस को भाग कहा गया है इसमें। ठीक है, ध्यान रखना फ्रेंड्स। ठीक है, माइनस को भाग कहा गया है। इसके अलावा अगला क्या रखा है उन्होंने, अगला क्या रखा है दोस्तों ने, भाग का अर्थ है घटाना। ठीक है, यानी कि भाग को घटाना क्या रखा है, सिंपल सी बात है, भाग को घटाना क्या रखा है, यानी कि उसका उल्टा कर देंगे। आगे क्या रखा है उन्होंने, और प्लस का अर्थ है गुणा। ठीक है, यानी कि प्लस का गुणा करेगा, यानी कि इसका अपोजिट करना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, उसमें 4 समीकरण दे रखी है दोस्तों, हमें पता करना कौन समीकरण सही होगी। ठीक है, यानी कि इसको ऑप्शन वाइज हमें करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम पहला ऑप्शन उठाते हैं। ठीक है, पहला दोस्तों 16, ठीक है, 16 हो गया। अब 16 दे रखा उन्होंने, इसके बाद देखा उन्होंने प्लस करने का। ठीक है, ये प्लस का निशान ध्यान रखना दोस्तों। अब प्लस को उन्होंने गुणा कहा था। ठीक है, तो हम उसमें गुणा कर देंगे 16 गुणा। ठीक है, माइनस को उन्होंने भाग कहा था तो भाग कर देंगे बटे 10। ठीक है, आगे कह रहा है गुणा। ठीक है, गुणा की जगह हम प्लस कर देंगे। ठीक है, +4 और भाग की जगह हम घटा कर देंगे। ठीक है, माइनस का 3 और बराबर दे रखा हमें 9। ठीक है, बराबर क्या देखा दोस्तों, 9 दे रखा है। ठीक है, जब इससे हम काटेंगे कितनी बार कटेगा, ये 2 बार। ठीक है, और 2 अट्ठे 16। ठीक है, 2 अट्ठे 16। अब यहाँ पर दोस्तों ठीक है, 4 और -3 है, कितना बजेगा, प्लस का 1 बजेगा। ठीक है, और ये कितना 8 दे रखा था दोस्तों। ठीक है, तो 8 और ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बराबर 9। ठीक है, यानी कि हमारी पहली समीकरण सही हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सामान्य जागरूकता से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या रखा दोस्तों, खालिस्तान के त्यौहार को फगुआ के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो ये होली को, ठीक है, होली को फगुआ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर दूसरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दोस्तों होली के त्यौहार को फगुआ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 आज का हमारा। पुंग कोलैम किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों। तो पुंग कोलैम दोस्तों ये किसका, तो ये मणिपुर राज्य का लोक नृत्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा से बात करते हैं हम 62 में दोस्तों, मध्य प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा दोस्तों, तो मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य सरहुल नृत्य। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कर्नाटक की बात करते हैं दोस्तों, तो कर्नाटक में यक्षगान नृत्य मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से केरल की बात करते हैं, तो केरल में कथकली शास्त्र नृत्य मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 आज का हमारा। 1997 में अरुंधति, ठीक है, अरुंधति रॉय ने किस पुस्तक के लिए मैन बुकर पुरस्कार जीता था दोस्तों। तो ये जीता था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 63 हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 आज का हमारा। अच्छा दोस्तों, मैन बुकर पुरस्कार इसकी स्थापना कब हुई थी, यानी कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 आज का हमारा फ्रेंड्स। टाटा, ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है, टिस्को को कब स्थापित किया गया था। तो फ्रेंड्स ये स्थापित हुई थी 1907 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 आज का हमारा। चेतन भगत, ठीक है, की किस पुस्तक पर हिंदी फिल्म, ठीक है,
कईपो, ठीक है, कईपोचे आधारित है दोस्तों। तो ये है 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, ठीक है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों चेतन भगत की, ठीक है, पुस्तक जो है, क्या नाम है उसका, हिंदी फिल्म कईपिचो किस पर आधारित है, तो ये 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ पर आधारित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 है आज का हमारा। गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड्स? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये गुजरात राज्य में है, ठीक है, और ये एशियाई, ठीक है, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 आज का हमारा। खालिस्तान गुजरात राजस्थान में कपड़ा पर, ठीक है, किया जाने वाला एक कला का नाम है दोस्तों। तो क्या नाम है दोस्तों उसका? तो 67 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, ठीक है, दूसरा। क्या नाम है? बांधनी, ठीक है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बांधनी जो है एक तरह की कला है जो राजस्थान और गुजरात में फेमस है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 आज का हमारा। किस राज्य द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले अपनाया गया था दोस्तों? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो ये सबसे पहले राजस्थान में अपनाई गई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, पहला राज्य राजस्थान हो गया, ठीक है, लेकिन दूसरा राज्य कौन सा था? तो दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश था, ठीक है। ये भी आपको ध्यान होना, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा से बात करते हैं हम, इसके अलावा फ्रेंड्स बात करते हैं जो भारत में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था दोस्तों? तो भारत में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था का सुझाव दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान आना, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा बात करते हैं हर साल पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो हर साल पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान आना, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा दोस्तों, त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था में सबसे ऊपर का स्तर कौन सा होता है? तो सबसे ऊपर आता है जिला परिषद, उससे नीचे आता है पंचायत समिति और सबसे नीचे आता है दोस्तों ग्राम पंचायत, ठीक है। ये तीनों स्तर भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 आज का हमारा। पद्म विभूषण क्रम, ठीक है, पद्म विभूषण क्रम में भारत का खालिस्तान नागरिक सम्मान है दोस्तों। तो पद्म विभूषण दोस्तों कौन सा है? तो दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है, ठीक है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है पद्म विभूषण, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? तो ये भारत रत्न है, ठीक है। भारत रत्न के बाद दोस्तों पद्म विभूषण आता है, ठीक है। और दोस्तों पद्म विभूषण के बाद कौन सा आता है दोस्तों? तो पद्म विभूषण के बाद पद्म भूषण आता है, उसके बाद चौथे नंबर पर है पद्मश्री, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। सबसे ऊपर आता है भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, ठीक है, फिर पद्म भूषण, फिर आता है चौथे नंबर पर पद्मश्री, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 आज का हमारा। खालिस्तान का त्योहार देवी दुर्गा और उनके 9 रूपों को समर्पित है। तो दोस्तों ये नवरात्रि है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ठीक है, अपठित, ठीक है, हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों गद्यांश पढ़ेंगे हम, फिर उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। मैं जिस घर में रहती थी वहाँ मेरी आदत सुबह, ठीक है, बहुत सवेरे उठने की थी। एक दिन मैंने, ठीक है, एक दिन उतने सवेरे एक छोटा बच्चा जो शायद 1.5 साल से कम का होगा मेरे कमरे में आया। मैंने सोचा कि वह शायद भूखा होगा और उससे पूछा कि वह कुछ खाना चाहता है। उसने उत्तर दिया कीड़े, ठीक है। मैंने आचार्य से कहा कीड़े। जब उसने देखा कि मेरी समझ में उसकी बात नहीं आई तो, ठीक है, आ रही है तो मेरी सहायता के लिए उसने एक शब्द और जोड़ा, अंडा, ठीक है। मैंने अपने मन में सोचा कि इतने सवेरे कुछ पीना चाहता है क्या? यह आखिर कहना, ठीक है, क्या चाह रहा है? उसने फिर कहा नीना अंडे कीड़े। अब मुझे पूरी बात समझ में आ गई। एक दिन पहले उसकी बहन नीना कागज पर अंडे, ठीक है, कागज पर अंडे की शक्ल बनाकर उसमें रंग भर रही थी। इस बच्चे की इच्छा थी कि वह भी रंग भरे, पर नीना ने उसे गुस्से में आकर, ठीक है, भगा दिया। उसने नीना का विरोध नहीं किया और बड़े धैर्य और लगन के साथ मौके का इंतजार करता रहा, ठीक है। मैंने उसे क्रेयोन का रंग दे दिया, ठीक है, क्रेयोन का रंग दे दिया और उसका चेहरा खुशी से, ठीक है, दमक उठा, यानी कि दमक नहीं चमक उठा, ठीक है। उसने अंडे के आकार की रेखा नहीं खींची गई तो मैंने उसके लिए एक चित्र बना दिया। फिर उसने अपनी टेढ़ी मेढ़ी लकीरों से उसमें रंग भरना शुरू कर दिया। उसकी बहन सीधी रेखाओं में रंग भर रही थी और उसने कीड़े की तरह, ठीक है, लहरदार रेखाओं में रंग भरा, ठीक है। अब दोस्तों इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर कह रहा है दोस्तों 71, बच्चे ने कीड़े के बाद अंडा, ठीक है, नीना अंडे कीड़े शब्द का प्रयोग क्यों किया था दोस्तों? क्योंकि दोस्तों वह जान गया था कि लेखिका को उसकी बात समझ नहीं पाई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमने ऊपर पढ़ा था, उसने दोस्तों बच्चे ने कीड़े के बाद दूसरा शब्द जोड़ा था वो इसलिए जोड़ा था क्योंकि लेखिका उसकी बात नहीं समझ पाई थी और बच्चा इस बात को समझ गया था, इसलिए दोस्तों उसने और शब्द जोड़े, ठीक है। आगे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 आज का हमारा।
अनुच्छेद से पता चला कि 1.5 साल के बच्चे तस्वीर चाहते हैं, कागज चाहते हैं नहीं। ठीक है, संप्रेरण के लिए कथ्य के मुख्य शब्दों का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 आज का हमारा। टेढ़ी मेढ़ी लकीरों को कीड़े कहना इस और संकेत करता है कि बच्चा दो अलग अलग चीज़ों में आकृति के आधार पर समानता खोज लेता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 आज का हमारा। 1.5 साल का बच्चा अंडा नहीं बना पाया, यह बात किस ओर संकेत करती है? तो दोस्तों यह बात करती है उसका अभी अपने हस्त संचालन की गति और दिशा पर नियंत्रण नहीं हो पाया। ऑप्शन नंबर चौथा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 आज का हमारा। रेखाओं को बच्चे ने कीड़ा कहा। ठीक है, बच्चा व्रत को क्या कह सकता है? ठीक है दोस्तों, पढ़ना इसको ध्यान से। रेखाओं को बच्चों ने, ठीक है, बच्चे ने कीड़े कहा, तो बच्चा व्रत को क्या कह सकता है? दोस्तों बच्चा व्रत को कह सकता है, ठीक है, क्या कह सकता है? चूड़ी कह सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट आंसर देगा। क्योंकि दोस्तों व्रत भी गोल होता है और चूड़ी भी गोल होती है। ठीक है, इसलिए दोस्तों बच्चा व्रत को चूड़ी कह सकता है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों एक और गद्यांश रखा। ठीक है, यानी कि 2 गद्यांश देखने हैं और दोस्तों 10 क्वेश्चन आपको, ठीक है, गद्यांशों में से पढ़कर ही लिखने हैं। ठीक है, अगला दोस्तों गद्यांश दे रखा है, मनु बहन ने पूरे दिन की डायरी लिखी। ठीक है, ध्यान से सुनना, मनु बहन ने पूरे दिन की डायरी लिखी, लेकिन एक जगह लिखा, ठीक है, एक जगह लिख दिया सफाई बगैर की। ठीक है, सफाई बगैर की। गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर उस पर अपने हस्ताक्षर करते थे। आज की डायरी पर हस्ताक्षर करते हुए गांधी जी ने लिखा, ठीक है, गांधी जी ने लिखा, काटने की गति का हिसाब लिखा जाए, मन में आए हुए विचार लिखे जाएं, जो पढ़ा हो उसकी टिप्पणी लिखी जाए। ठीक है, बगैरह का उपयोग नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा डायरी में बगैर शब्द के लिए कोई स्थान नहीं है। जिसने जो पढ़ा हो वह लिखा जाए। ठीक है, लिखा जाए। ऐसा करने से पढ़ा हुआ कितना पच गया यह मालूम हो जाएगा। जो बातें हुई हो वे लिखी जाएं। मनु ने अपनी गलती का एहसास किया और डायरी विधा की पवित्रता को समझा। ठीक है, विद्या की पवित्रता को समझा। इसके अलावा आगे दे रखा है, गांधी जी ने पुनः मनु से कहा, डायरी लिखना आसान कार्य नहीं है, यह इबादत करने जैसी विधि है। हमें शुद्ध व सच्चे रूप में से प्रत्येक छोटी बड़ी घटना को निष्पक्ष रूप से लिखना चाहिए, चाहे कोई बात हमारे विरुद्ध ही क्यों ना जा रही हो। ठीक है, इससे हमें सच्चाई स्वीकार करने की शक्ति प्राप्त होगी। ठीक है दोस्तों, इसके क्वेश्चन दे रखे हैं, मनु को अपनी किस गलती का एहसास हुआ? तो मनु ने डायरी में, ठीक है, काटने की गति का हिसाब लिखा था। उसने डायरी में सही बातें लिखी थी। उन्होंने डायरी में बगैर शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने गांधी जी की बात नहीं मानी थी। ठीक है, इसमें हो जाएगा 76 में हो जाएगा दोस्तों हमारा राइट आंसर। इसमें हो जाएगा हमारा तीसरा। ठीक है, उन्होंने डायरी में बगैर शब्द का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 77 आज का हमारा। गांधी जी ने बगैर शब्द का, ठीक है, बगैर शब्द का पर अपनी आपत्ति क्यों जताई थी दोस्तों? तो वो कहना चाहते थे, गांधी जी चाहते थे कि सही भाषा का प्रयोग हो। ठीक है, गलत, बगैर शब्द में कार्य और विचार की स्पष्टता नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, अगला दे रखा था, वे चाहते थे कि बातों को जियो का त्यों लिखा जाए। ठीक है, अगला कह रखा दोस्तों, बगैर शब्द की जगह आदि शब्द का प्रयोग सही है। इसमें हो जाएगा हमारा 77 में दोस्तों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, बगैर शब्द में कार्य और विचार की स्पष्टता नहीं है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 आज का हमारा। गांधी जी ने डायरी लिखने को इबादत करने जैसा क्यों कहा? दोस्तों इन्होंने इसलिए कहा था, दोनों कार्य हमारे कर्तव्य में शामिल हो, गलत। ठीक है, दोनों कार्य रोज किए जाएं, ये भी गलत। दोनों में सच्चाई और ईमानदारी चाहिए, ये वाला सही रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 आज का हमारा। डायरी लिखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे व्यक्ति पूरे दिन किए गए जमा खर्च का हिसाब किताब कर सकता है। गांधी जी इसे महत्वपूर्ण मानते हैं। इससे व्यक्ति का समय अच्छा गुजर जाता है। इसमें व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है और स्वयं मूल्यांकन भी करता है। ठीक है, यानी कि 79 में दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें चौथा। ठीक है, इसमें व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है और स्वयं मूल्यांकन भी करता है। ऑप्शन नंबर चौथा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 आज का हमारा। गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर क्या करते थे? तो दोस्तों गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर क्या करते थे? तो ये करते थे, डायरी पर हस्ताक्षर करते थे और यह देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्य और विचार में किस दिशा में जा रहा है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? दोस्तों आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।